हेलो दोस्तों, बीबी सर यूके में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली लाइव क्लास में देखा था, अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषाएं और अधिगम की प्रकृति और विशेषताएं को देखा था, और अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसको भी हमने समझा था, और साथ ही हमने अधिगम की परिभाषाएं और उससे संबंधित उसकी जो अवधारणाएं हैं उसको भी समझा था। चलिए पहले सब लोग जुड़ जाएं ताकि हम अपनी क्लास को जारी कर पाएँ जल्दी से जल्दी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हमने पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। प्रभावता का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम थॉर्नडाइक के जो गौड़ नियम थे, सेकेंडरी लॉ, उनको पढ़ेंगे। जैसे बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। पहले सारे लोग जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे तो फिर क्लास हम जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये जो पीडीएफ है, अगर आप इन पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, जो ये पीपीटी बनी है, तो आप हमारे बीबी सर यूके जो ऑफिशियल टेलीग्राम में जो चैनल है वहाँ जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है लिंक, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं आप। चलिए सब जुड़ गए होंगे, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। जो ये हमारी तैयारी चल रही है उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और साथ ही जो सीटेट एग्ज़ाम होने हैं और एलटी के लिए भी ये काफ़ी सफिशेंट हो सकता है। कई सारे प्रश्न पूछता है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम जो गौड़ नियम है, पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। सबसे पहले हम बहु अनुक्रिया का नियम देखते हैं। देखो, बहु अनुक्रिया, बहु मतलब बहुत और अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने किसी नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रतिक्रियाओं के हल ढूंढने का प्रयत्न करता है, और वह प्रतिक्रियाओं तब तक करता रहता है जब तक समस्या का सही हल न खोज ले और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती। इससे उसे संतोष मिलता है। और थॉर्नडाइक का ये नियम है, प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने के सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न और भूल के आधार पर करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं को की सहायता से वो समस्या का हल करता है। यानी कि व्यक्ति पहले छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है। जैसे साइकिल चला रहा है तो वो पहले पैडल मारना या बैलेंस बनाना सीखेगा, देन उसके बाद वह अपने स्ट्रिंग को संभालना सीखेगा। इसी प्रकार एक अध्यापक भी क्या करता है, पाठ योजना पे किसी पूरे पाठ को न लेकर, संपूर्ण पाठ को न लेकर, उसके मुख्य पाठ के जो टॉपिक होते हैं एक टॉपिक को लेकर बच्चों को सिखाता है। इससे बच्चा आसानी से सीख सकता है। तो इसी प्रकार छोटे छोटे भागों को सीखकर उसको एक साथ बाद में वह उसका संपूर्ण अधिगम करता है। तो इस प्रकार के नियम को थॉर्नडाइक ने आंशिक क्रिया का नियम कहा। ये नियम भी गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। जिसके कारण हमारा क्या बन जाता है, उस मेथड या उस कार्य करने की शैली या उसके प्रति एक प्रकार का हमारा अनुबंध यानी कि एक बॉन्डिंग बन जाती है, जिससे हम हमेशा उस सीखे हुए कार्य का जो है वो चीज़ जो कार्य सीखते हैं वो हमारे साथ क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अगर ऐसी घटना कभी बार अगर घटे तो हम सीधे हैं या उस प्रकार की समस्या आए तो हम उसी मेथड का या उसी प्रकार से हम उसका समाधान करना प्रारंभ कर देते हैं। अब अगला है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। यह नियम कहता है थॉर्नडाइक का कि कोई भी व्यक्ति
जैसे इसमें कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वह शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं रहता तो उस कार्य को वह नहीं सीख सकेगा। तो इसमें वही है, जो हमारा एटीट्यूड है, मनोस्थिति है, यानी कि जो दशा है, वो जो कार्य हम सीख रहे हैं तो उसके प्रति हमारा मनोवृत्ति एक सकारात्मक होना चाहिए कि वास्तव में हम उसको सीख रहे हैं। अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की जो हमारी मानसिक स्थिरता नहीं है, उस कार्य के प्रति हमारा इंटरेस्ट नहीं है या हमारा मन नहीं है, तो वो कार्य सीखने में हम ना तो सीख सकते हैं या नहीं उसे ठीक से आगे कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी मानसिक स्थिति को सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार रखना चाहिए। इसी प्रकार एक अध्यापक को सबसे पहले हम देखते हैं कि मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति के नियम के अंतर्गत ये आता है कि जब अध्यापक पाठ योजना का निर्माण करता है तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछता है। इससे क्या होता है, बच्चों की मनोस्थिति को एक बिंदु पर यानी कि एक उनको पढ़ने के लिए रेडीनेस में लाने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार जब बच्चे की मनोवृत्ति सीखने की होगी तो उसे शीघ्र सीख लेगा। तो इस नियम को थॉर्नडाइक ने क्या कहा, मनोवृत्ति का नियम। ये नियम भी एक गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न और भूल के आधार पर करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं की सहायता से वो समस्या का हल करता है। यानी कि व्यक्ति पहले छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है। जैसे साइकिल चला रहा है तो वो पहले पैडल मारना या बैलेंस बनाना सीखेगा, देन उसके बाद वह अपने स्ट्रिंग को संभालना सीखेगा। इसी प्रकार एक अध्यापक भी क्या करता है, पाठ योजना पे किसी पूरे पाठ को न लेकर, संपूर्ण पाठ को न लेकर, उसके मुख्य पाठ के जो टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक को लेकर बच्चों को सिखाता है। इससे बच्चा आसानी से सीख सकता है। तो इसी प्रकार छोटे छोटे भागों को सीखकर उसको एक साथ बाद में वो उसका संपूर्ण अधिगम करता है। तो इस प्रकार के नियम को थॉर्नडाइक ने आंशिक क्रिया का नियम कहा। आगे देखते हैं समानता का नियम। अब समानता का नियम क्या है, देखो नाम से स्पष्ट है कि समानता, अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो अगर हमारे पूरे के जो नया नवीन जो कार्य सीख रहे हैं या जो भी अनुभव हम सीख रहे हैं तो अगर वो हमारे पुराने अनुभव से मैच करेगा या उसी के समांतर होगा या उसी के समानता रखता होगा तो वो कार्य हम क्या करते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। जैसे कि एक साइकिल चलाने वाला स्कूटी को आसानी से सीख लेता है, इसी प्रकार जैसे एक हिंदी जिसको आती है वह संस्कृत को भी आसानी से सीख सकता है। ठीक उसी प्रकार एक गणित वाला भौतिकी को भी आसानी से सीख सकता है। यानी कि उनके बीच क्या होगा, समानता दिखेगी तो उस विषय पर वो उसका ज़्यादा अधिगम आसानी से हो पाएगा। तो यही नियम कहता है कि समानता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति पूर्व अनुभव, यानी मैंने कहा कि पूरा जो अनुभव है, पूर्व में जो सीखी परिस्थितियों में समानता दिखे तो पाए जाने पर वो अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर एक सीखने में मदद करता है। तो ये है थॉर्नडाइक का समानता का नियम। आगे बात करते हैं सहचर्य परिवर्तन का नियम। देखो इस नियम में क्या कहते हैं थॉर्नडाइक, इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति भी करने लगता है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन शामिल को देखकर लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय बाद भोजन के बर्तन को देखकर वह लार टपकाने लगता है। अब है साहचर्य परिवर्तन का नियम। देखो इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में या सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति करने लगता है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देखकर लार टपकने लगती है
परंतु कुछ समय बाद भोजन के बर्तन को देखकर ही वो अपना लाड़ टपकाने लगता है। तो इसी प्रकार जैसे स्कूल में बच्चों को पता होता है अगर चौथे पीरियड के बाद इंटरवल होना है, तो वह चौथी घंटे के बाद बच्चे ऑटोमेटिकली सक्रिय हो जाते हैं कि अब इसके बाद उनका लंच पीरियड होना है। तो ठीक इसी प्रकार अगर मान लिया जाए जो पूर्व में जो घटना घटती है, उपयोग जो जिस उद्दीपक को देखकर वही कार्य दोहराए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि व्यक्ति उस कार्य को सीखने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर बच्चा विद्यालय में अध्यापक का आदर, शिष्टाचार का व्यवहार सीखता है, तो वह उसके तुल्य अन्य टीचरों को देखने पर वही शिष्टाचार प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। तो यही है साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब आगे देखते हैं थॉर्नडाइक का परिवर्तन और भूल का सिद्धांत। अगर आपको ये पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बीबी सर टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है उत्तराखंड डीएलएड, सीटेड और उत्तराखंड एलटी के लिए ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। परिवर्तन और भूल का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। ये जो है थॉर्नडाइक का जो गौड़ नियम है उसी की उपज है, जिसमें लिखा है थ्योरी ऑफ द ट्रायल एंड एरर मेथड सिद्धांत है। अब इसमें है क्या, इसको समझ लेते हैं। किसी कार्य को हम एकदम से नहीं सीख पाते, सीखने की प्रक्रिया में हम प्रयत्न करते हैं और बाधाओं के कारण भूलें भी होती है, और लगातार प्रयत्न करने से सीखने में प्रगति होती है और भूलें कम होती जाती है। अतः किसी क्रिया के प्रति बार बार प्रयास करने से भूलों का ह्रास होता है, तो उसको प्रयत्न या भूल का सिद्धांत कहते हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय ने यह प्रयोग क्योंकि वो एक पशु चिकित्सक भी थे और उन्होंने सबसे पहले पशुओं पर यह नियम या यह सिद्धांत प्रयोग किया। तो इसमें क्या है, कह रहे हैं कि अगर हम किसी समस्या को देखकर हम बार बार उस समस्या को हल करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो धीरे धीरे उस समस्या को हल करने में हमारे साथ कई सारी भूलें हो सकती है, लेकिन समय के साथ क्या होता है वो भूलें कम होना शुरू हो जाती है और साथ ही हम सीख जाते हैं, अधिगम हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो उन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अधिगम सिद्धांत क्या है उसको समझ लेते हैं। सिद्धांत क्या होते हैं, देखो, अधिगम सीखना यानी एक प्रक्रिया है। जब हम किसी कार्य को करना सीखते हैं तो एक निश्चित क्रम से गुजरना होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सीखना कैसे होता है इस पर कुछ सिद्धांतों को निर्धारित किया। अतः किसी भी उद्दीपक के प्रति क्रमबद्ध प्रतिक्रिया की खोज करना ही अधिगम सिद्धांत होता है। तो अधिगम के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उद्दीपक जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं, दूसरा होता है प्रतिक्रिया। उस स्टिमुलस को देखकर व्यक्ति या पशु जानवर क्या करता है, उससे प्रेरित होकर उस पर प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया है। अगर हम भूल सिद्धांत की विशेषता देखते हैं, जो सिद्धांत अभी पढ़ेंगे उसकी विशेषता रही, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल के अधिगम सिद्धांत पर निम्न प्रकार की विशेषता बताई। देखो, पहला प्रेरक की उपस्थिति होना जरूरी है। अभी देखेंगे कि उसने प्रेरक के लिए क्या किया, जो सीखने के प्रति रुचि को निरंतरता को बनाए रखता है। दूसरा है अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया करना, जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तीसरा है भूलों या जो गलत क्रियाओं को न करना बल्कि धीरे धीरे समाप्त करना। ये भी हमें अभी प्रयोग के माध्यम से दिखेगा। आगे है लक्ष्य प्राप्ति या प्रतिक्रियाओं एवं सहायक प्रतिक्रियाओं में क्रमिक संयोजन स्थापित होना। अब देखते हैं थॉर्नडाइक क्या करते हैं। एक समस्या बॉक्स में एक बिल्ली को बंद कर देती है जो भूखी होती है, और बाहर एक तस्तरी यानी एक प्लेट पर वह मछली के कुछ पीस रख देते हैं। और मछली रखने का मेन कारण यही था कि उसकी गंध बिल्ली तक पहुंच सके, क्योंकि बिल्ली भूखी थी और बिल्ली के भूखी होने के कारण उसके अंदर प्रेरणा थी
और वो प्रेरणा जो है स्टिमुलस का जो कार्य कर रहा था वो मछली का मांस कर रहा था। और उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे दरवाज़ा बनाया और चटकनी यानी चिटकनी एक, और यहाँ पे एक लीवर सिस्टम रख दिया। जो लीवर पर अगर पाँव पड़ते ही ये दरवाज़ा खुल जाता था और बिल्ली आकर इस मछली को प्राप्त कर सकती थी। लेकिन बिल्ली को यह पहले क्रम में पता नहीं था, तो क्या करती है देखते हैं। थॉर्नडाइक ने समस्या बॉक्स नामक एक पिंजरे पर एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर मछली या मांस की तस्तरी रख दी, जिसकी सुगंध बिल्ली को अनुभव हो रही थी। अतः बिल्ली पिंजरे से बाहर आने के लिए तारों पर पंजा मारना और उन्हें काटना, पिंजरे की सतह को दबाना और उछलना अन्य क्रियाएं करने लगी। देखो अब बिल्ली प्रतिक्रिया क्यों कर रही थी, रिस्पॉन्स क्यों कर रही थी, क्योंकि वह भूखी भी थी, जो प्रेरणा का कार्य कर रही थी, प्लस उसके साथ जो बाहर तस्तरी में जो मांस रखा हुआ था वो एक उसका स्टिमुलस का कार्य कर रहा था। ठीक, तो इसलिए वो क्या कर रही थी, वो रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया कर रही थी। तो आगे क्या होता है, उस समय ये क्रियाएं निर्लक्ष्य थी। मतलब देखो, जब वो फर्स्ट में प्रतिक्रियाएं कर रही थी तो हमेशा वो लक्ष्य की ओर नहीं, यानी कभी जाली को पर मार रही थी, कभी दरवाजे पे। बाद में इन क्रियाओं को करते करते अचानक क्या होता है, जो चिटकनी पर उसके पैर पड़ जाते, जो चिटकनी होते हैं जिसमें उसने लीवर बनाया था उस पर पैर पड़ गया और पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली बाहर आई और भोजन प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से बिल्ली को जो चिटकनी खोलकर बाहर आने से के लिए 100 प्रयत्न से भी गुजरना पड़ा। अभ्यास के दौरान जो भूलें की गई थी उनका पूर्ण हिसाब रखा गया, कि उन्होंने नोट किया कि उन्होंने कितनी भूलें की, उसका हिसाब रखा गया। जैसे जैसे बिल्ली को बंद करते वह चिटकनी खोलते कर तुरंत बाहर आ जाती, जैसे कोई मानव आता। तो पहले में उसने 100 प्रयास में खोल पाई, या फिर बाद में 70, फिर 60, ऐसे ऐसे करते वह लास्ट में वो कुछ ही प्रयासों में उसको खोलना प्रारंभ कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि बिना प्रयत्न से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, यानी बिना प्रतिक्रिया के हम कुछ नहीं सीख सकते। सीखते वक्त तो हमारे साथ गलतियां हो सकती है, जिस प्रकार वह गलतियां धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो इसी नियम के आधार पर और इसी सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने कहा कि हम छात्रों को क्या करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे बिल्ली भूखी थी तो छात्रों को भी इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए कि बच्चा पढ़ने के लिए भूखा हो, यानी कि सीखने के लिए तत्पर हो। तो उन्होंने इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करने के लिए उसे प्रेरणा, लक्ष्य, उद्देश्य का होना आवश्यक है। अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो बच्चा उसको सीखेगा भी नहीं। ठीक है, तो यह प्रयत्न एवं भूल छात्र द्वारा प्रोत्साहित होते हैं। अगला है देखो, स्वीकार्य की प्रवृत्ति में विकास। देखो, डेवलपमेंट इन द टेंडेंसी ऑफ द ओन वर्क। छात्र अपने कार्य को स्वयं करना सीखे। देखो, बिल्ली ने खुद किया, खुद रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया किया, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की बात यहाँ पे कर रहा है कि बच्चे को करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समस्या का समाधान स्वयं करे ताकि वह अपने में विश्वास पैदा कर सके और प्रयत्न और भूल के द्वारा बच्चों में नैसर्गिक प्रतिभा का विकास हो सकता है। तो हम थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है बच्चों पे, हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अभ्यास पर बल, फोर्स ऑन द प्रैक्टिस। देखो, छात्रों को अभ्यास कार्य देना चाहिए एक टीचर को। अभ्यास का अर्थ है कि प्रयोग और महत्व को बताना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति अभ्यास से ही महान बनता है। आगे है चिंतन शक्ति का विकास। देखो, अगर बच्चे के सामने समस्याएं आएंगी तो उसका चिंतन स्तर बढ़ेगा, और अगर उसके पास उद्देश्य भी है तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बच्चा चिंतन शक्ति बढ़ेगा, उसका विकास होगा। और इस सिद्धांत से बालक का जो मस्तिष्क है लगातार क्रियान्वित रहेगा। अगर कोई एक्टिविटी से बेस्ड अगर कोई हम अधिगम करा रहे हैं तो बच्चे का दिमाग हमेशा क्या होगा, एक चिंतनशील होगा, थिंकिंग पावर बढ़ेगी और प्रत्येक प्रतिचार को तर्क शक्ति पर तोलता है। वो सोचेगा अगर ऐसे करने से ये ऐसा हो सकता है, या
अलग अलग तरीके से वो हल कर सकता है और अतः चिंतन के द्वारा ज्ञान में के रास्तों को प्राप्त कर सकता है। अगला है समस्या समाधान। अगर लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा जब समस्या का समाधान करेगा तो उसका निश्चित रूप से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो बालक के सामने समस्या आती है, प्रत्येक स्थान पर शिक्षक उपलब्ध नहीं होता, अतः प्रयत्नों के द्वारा ही वह अपनी समस्या का हल खोज सकेगा। तो इसीलिए हमें जब हम गृह कार्य देते हैं, जो गृह कार्य होता है, होमवर्क होता है, तो बच्चे को प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए इसीलिए दिया जाता है कि बच्चा कुछ अपने प्रयास से उनको हल कर सकता है। तो इससे समस्या का समाधान मिलने से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला है समय और शक्ति की बचत। देखो, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के द्वारा सीखने पर बच्चों की शक्ति, धन और समय की बचत भी होती है। यानी कि प्रत्येक बार टीचर ही उसका मार्गदर्शन करे ऐसा नहीं है। बच्चा जब अपने स्वयं से कुछ सीखेगा तो निश्चित रूप से उसके समय और शक्ति की भी बचत होगी। वह सही प्रतिचारों का चुनाव कर लेता है और उसका अभ्यास करने से कार्य को शीघ्र सीख भी लेता है। अगर इस सिद्धांत की बात करें तो ये सभी वर्गों के लिए फायदेमंद है, केवल बच्चों के लिए नहीं। बच्चे, बड़ों के लिए, मंदबुद्धि और प्रतिभा सभी वर्गों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है। जैसे डॉक्टर मंगल ने लिखा है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों द्वारा सीखने के उद्देश्य पूर्ण और लक्ष्य निर्देशित करने या बनाने तथा अभिप्राय को सीखने की प्रतिक्रिया का अमूल्य अंग बनाने का प्रयत्न किया। तो ये था थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो बिल्ली पर प्रयोग किया, और इसके जो शैक्षणिक महत्व है, बच्चों को हम किस तरह से उनका अधिगम कौशल बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर हम अगली वीडियो जब शुरू करेंगे तो उस पर अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण जो स्किनर है, पावलोव है, उनके नियमों को समझेंगे और उनके जो सिद्धांत है उसको समझेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर आप ये जो पीपीडी है, इस प्रकार के जो नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो बीबी सर जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है या ग्रुप है, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे कल इसी वक्त 8 बजे शिक्षण अभिरुचि के इन टॉपिकों के साथ। अगला टॉपिक जो हमारे यहाँ होने वाला है, सिद्धांतों से लेकर है विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अधिगम से संबंधित जो भी प्रयोग किए हैं, हम उनको पढ़ेंगे।